विशेष कई दिनों से तेरे पिताजी को तेज खांसी चल रही है। बहुत दिनों से मैं घरेलू इलाज भी कर रही हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तू डॉक्टर को दिखाकर ले आ। कोई टेस्ट भी होता हो तो वो भी करवा ले ताकि इन्हें आराम मिल जाए। रात भर ये खांसते ही रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। सरिता जी ने अपने बड़े बेटे से कहा, मम्मी जी मेरी आज मीटिंग है, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरे करियर का सवाल है, आप छोटे को बोल दीजिए वो डॉक्टर को दिखाकर ले आएगा। मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। ये कहकर शिरीष लैपटॉप में काम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप राजीव को बोल दीजिए, उसके पास काम भी क्या है, वो पापा को दिखाकर ले आएगा। अंदर कमरे में राजीव फोन पर बात करते हुए बाहर आता है और एक हाथ से जूते पहनने लगता है। हाँ यार आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, अपनी मूवी नहीं छूटेगी। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, दोपहर का खाना भी बाहर खाऊंगा। वैसे मैंने नेहा को भी बोल दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बेटा तेरे पिताजी को खांसी आ रही। सरिता के शब्दों को अनसुना करते हुए राजीव चला गया। खांसी की तेज आवाज़ सुनकर सरिता जी कमरे की ओर दौड़ी और गर्म पानी अपने पति कैलाश जी को पिलाया। साथ ही मुंह में एक अदरक का टुकड़ा रख दिया। अंदर से बहू अलका के चिल्लाने की आवाज़ आ रही, मम्मी जी पिताजी को कहिए थोड़ा धीरे खांसे, मुन्ना अभी सोया है, फिर से जाग जाएगा। एक आवाज़ छोटी बहू नेहा की भी थी, मैं टीवी देख रही हूँ, आप कमरा बंद कर लीजिए, पिताजी बड़ी तेजी से खांसे आ रही है। सरिता जी चुपके से कमरा बंद कर देती हैं और अपने पति की हालत देखकर उनकी आंखें भीग जाती हैं। दोनों बेटों और बहुओं को उनकी जरा भी परवाह नहीं है। अपने पिता की इस हालत पर जरा भी दया नहीं आती। दोनों बेटे ही जब पत्थर दिल हो गए हैं तो बहुओं को क्या बोले। जब अपने ही खून का दर्द का एहसास नहीं हो रहा तो बहू तो फिर पराया कौन है। सरिता जी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो एक दिन हिम्मत करके तैयार हो गई और अपने पति कैलाश जी को दिखाने के लिए अस्पताल लगी। दोनों बहुओं ने टोक दिया कि बेटों के होते हुए आप अपने पति को दिखाने ले जाएंगी, समाज और रिश्तेदारों में हमारी नाक कट जाएगी। सरिता जी के बढ़ते कदम पीछे रुक गए। उन्होंने पहले अपने बड़े बेटे शिरीष से कहा, फिर छोटे बेटे राजीव से कहा। दोनों ने ही सुनकर अनसुना कर दिया और देख कर भी अनदेखा कर गए। सरिता जी के कानों में समाज और रिश्तेदारों की बातें गूंज रही थी। जब उन्हें पहला बेटा शिरीष हुआ तो ससुराल में उनके बड़े लाड़ चाव हुए। उनकी जेठानी को 3 बेटियां थी और सास अपने पोते का मुंह देखने को तरस गई। शिरीष के होते ही वे झूम कर नाचने लगी। गली मोहल्ले में लड्डू बटवाए खुशियां मनाई गई। सरिता जी भी खुश थी क्योंकि उनकी सास खुशी थी। बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, मालिश करते हुए रामावती ने कहा, जो आपके बेटे की मालिश हो रही है और अम्मा जी आपके खान पान का इतना ख्याल रख रही हैं, वरना बड़ी भाभी के जब लड़कियां हुई तो ना मालिश की गई और ना ही अम्मा जी ने एक लड्डू बनाकर खिलाया। सरिता जी के आने के बाद उनकी जेठानी को 3 बेटियां हो चुकी थी। शिरीष का अम्मा खूब लाड़ प्यार करती थी। वो चाहे कितना भी शैतानी क्यों न कर ले, उसे कभी डांट नहीं पड़ने देती। सूखे मेवे और दूध उसे खिलाते पिलाते रहते थे। अम्मा की गोद में सिर्फ शिरीष के लिए ही जगह थी। बाकी की पोतियां सिर्फ दूर से ही उसे देख सकती थी। एक भी पोती को अम्मा आसपास फटकने नहीं देती थी। सरिता के दूसरी संतान में बेटा हुआ। अब तो अम्मा और भी ज़्यादा सरिता से खुश रहने लगी। बड़ी किस्मत वाली है जो बेटा हुआ है, बुढ़ापे का सहारा आ गया है। बेटी होती तो चली जाती, अब तो बेटों के बड़े होने का इंतजार कर बहुएं आएंगी और मन से सेवा करेंगी। सरिता जी ये सब सुनती रहती और अपना काम करती रहती। जिस तरह का समय चल रहा था वो घबरा जाती, पर कैलाश जी उन्हें हिम्मत देते। अब अम्मा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई उनके पास न फटकते, उनकी एक भी नहीं सुनते, अपनी ही पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते। जेठानी की बेटियां अब तो बड़ी हो गई थी। तीनों की अच्छे घरों में शादी हो गई थी। वो मंदिर और घर के कामों में लगकर समय बीता रही थी। इधर शिरीष और राजीव की भी उसी शहर में नौकरी लग गई। अम्मा एक दिन चल बसी। दोनों पोतों का ब्याह देखने का सपना बस सपना ही बनकर रह गया। कुछ समय बाद शिरीष की शादी हुई और अलका बहू बनकर घर आ गई। सरिता जी
कि जेठ जेठानी तीनों बेटियों की शादी कर चुके थे, तो वो दोनों कुछ सालों के लिए हरिद्वार जाकर आश्रम में रहने लगे, प्रभु भक्ति में मन लगाने लगे। तीनों बेटियां सरिता जी के पास आकर ही रहती थीं, क्योंकि अब वो ही उनका मायका था। राजीव ने भी अपनी पसंद की लड़की नेहा से शादी कर ली थी। अब घर में कैलाश जी, सरिता और दोनों बेटे बहू भी थे। इतने बड़े घर में जहाँ इतने लोग रहते थे, अब कुछ ही लोग रह गए थे। जितने मन से सरिता जी बहुएं लाई थी, उतने ही जुबान की कड़वी निकली। दोनों बहुएं ही आपस में ना पड़ती थी, काम को लेकर तनातनी से चलती रहती। दोनों एक दूसरे का एक भी काम न करती, इसी वजह से घर में कलह रहता। अपने अपने पति के कान भरती रहती। वो दोनों भाई भी एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते थे। घर अभी भी कैलाश जी की कमाई से चल रहा था। दोनों भाई में एक पैसा नहीं देते थे, पर अपनी मौज मस्ती और पार्टियों पर खूब खर्चे करते थे। अब कैलाश जी भी अपनी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। अब वो सारा दिन घर में ही रहा करते थे। इससे बहुएं गुस्से में रहती थी। पिताजी सारा दिन घर पर रहते हैं, आप उनसे कहिए कुछ घंटे घर से बाहर रहे, सामने पार्क में जाकर बैठा करें। दोनों एक साथ सरिता जी से बोले, सुबह शाम घूम तो आते हैं, अब दिन भर तो घर के बाहर नहीं रह सकते, फिर धूप भी कितनी है, अपने ही घर में क्या नहीं रह सकते। दोनों मुंह बना लेती थी, पर अब ये रोज का हो गया। दोनों बहुएं क्लेश करने लगी। सरिता जी एक दिन रात को कैलाश जी के लिए हल्दी का दूध बना रही थी। अलका ने हाथ रोक लिया। पिताजी कोई बच्चे नहीं हैं जो दोनों समय दूध पिएंगे, सुबह भी तो दूध पिया था, फिर हमारे बच्चे क्या पिएंगे। सरिता जी उदास चेहरा लेकर कमरे में आ गई। कैलाश जी ने जब यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वो काफ़ी दिनों से दोनों बहुएं और बेटों की हरकतें को देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन एक फैसला किया और सरिता जी को समझाया। अगले दिन सरिता जी रसोई में लड्डू बना रही थी। नेहा ने देख लिया और पूछने लगी, मम्मी जी ये लड्डू किस लिए बना रही हो? वो सर्दी आ रही है ना, तुम्हारे ससुर जी का भी मन कर रहा है। ओह, आप तो पूरे महीने के लिए आया देसी घी एक ही महीने में खत्म कर देंगी। आपको तो पता ही ना होगा कि घी कितना महंगा है। सरिता जी उस दिन गुस्से में बोल पड़ी, मैं नहीं बोलना चाहती थी, पर तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया है। आखिर आज भी इस घर का खर्च मेरे पति उठा रहे हैं। घी कितना महंगा हो गया है मुझे ये तो पता नहीं, पर मुझे ये पता है कि ये घी मेरे पति के पैसों से आया है, तुम्हारे पति के पैसों से नहीं। दूध बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो 2 समय पी सकते हैं। बड़े बुजुर्ग का मन भी बच्चों के जैसा ही होता है, वो भी मचल सकता है, और दूध भी मेरे पति की कमाई से आती है, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। ये याद रखो बहू, तुम सब हमारी कमाई पर पल रहे हो, हम तुम पर निर्भर नहीं हैं। तुम चाहो तो ये घर छोड़कर जा सकते हो, हम दोनों तो एक दूसरे का सहारा बनकर ही रह लेंगे। अच्छा, हम ऐसे कैसे घर छोड़कर चले जाएं? आखिर इस घर पर, इस जायदाद पर हमारा भी हिस्सा है। नेहा बोली, हम इस घर में रह रहे हैं तो अब यह घर हमारा है। ऊपर अलका भाभी रह लेंगी और नीचे हम रहेंगे। आप भी ताई जी और ताऊ जी के पास हरिद्वार क्यों नहीं चले जाते, ताकि हम चैन से रह सकें। ये रोज रोज की चिक चिक तो नहीं होगी। अब तो इस घर को और मोह माया को छोड़कर चले जाओ। पिताजी दिन भर खास कर हमें परेशान करते हैं, एक पल को भी हमें सुकून से नहीं रहने को मिलता है। हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ ही छिन गई हैं। नेहा बोले जा रही थी, तभी अलका भी आ गई और वो भी नेहा का साथ देने लगी। हाँ मम्मी जी, अब आपको इस उम्र में ना जाने किसका मुंह बचा है। आप भी घर छोड़कर चली जाओ ना, हमें जीने दीजिए। घर छोड़कर चली जाऊं? क्यों चली जाऊं? इस घर को मैंने और भाभी जी ने बनाया है, वो मेरे भरोसे छोड़कर गई हैं। आज भी उनकी बेटियां यही मायके आती हैं। मैं तुम जैसी बहुओं के लिए अपनी बेटियों से उनका मायका नहीं छीन सकती हूँ। फिर जेठ जी और जेठानी जी कुछ सालों के लिए हरिद्वार गए हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं, और ये घर अकेला तुम्हारा नहीं है। ये घर तो तुम्हारे ससुर जी का और उनके बड़े भाई साहब का है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम जब फर्ज सही नहीं निभा सकते हो तो हक भी नहीं जता सकते हो। इतने में शिरीष और राजीव भी आ गए। तुम्हारे पिताजी को डॉक्टर को दिखाने के लिए तुम दोनों के पास समय नहीं है, पर मूवी और दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। जायदाद पर तुम
दोनों का कोई हक नहीं है, ये जायदाद मेरे पति की है और अभी वो जीवित हैं। तभी कैलाश जी कमरे से बाहर आते हैं। सरिता बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस जायदाद में तुम दोनों को कुछ नहीं है, ये जायदाद मेरी है और मैं तुम दोनों को कुछ नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक तुम दोनों की परवरिश की, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की। तुम दोनों जब बीमार होते तो मैं और तुम्हारी माँ रात रात भर जागते, जरा सी सर्दी खांसी हो जाती तो हम डॉक्टर के पास लेकर भागते। माँ बाप का यही सारा फर्ज होता है, बच्चों का तो कुछ फर्ज ही नहीं होता है। तुम जैसे नालायक बेटों को मैं जायदाद नहीं दूंगा, तुम इस घर से और जायदाद के वारिस नहीं हो। हम दोनों के जाने के बाद ये बड़ा सा घर हमने एक वृद्धाश्रम को दान देने का संकल्प दिया है। तुम्हारी तीनों बहनों के पास भी कोई कमी नहीं है, तुम्हारे ताई जी और ताऊ जी ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब तुम दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकते हो। 7 दिन का समय देता हूँ, घर खाली कर दो। तुम दोनों कमाते हो, अपने परिवार का खर्च चला सकते हो। मैं तो अभी तक उठा रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद मुझे अच्छी पेंशन मिलती है। हमें तुम दोनों की सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी तीनों बेटियाँ आकर संभाल ही लेंगी और पैसे हैं तो नौकर चाकर भी रख लेंगे। शिरीष और अलका, राजू और नेहा की बोलती बंद हो गई, वो कुछ ना बोल पाए। चारों ने पिताजी के पाँव पकड़ लिया। हमें माफ़ कर दीजिए, पर कैलाश जी का मन नहीं पिघला। तुम सब किराए के मकान में रहो और अपनी जायदाद खुद खड़ी करो, ताकि भविष्य में तुम नालायकों के बच्चे भी तुम्हें अपने घर से निकालने को कहे। 7 दिनों के बाद सभी घर से चले गए। अब सरिता जी और कैलाश जी आजाद थे, जो अपने ही घर में अपने बच्चों के कारण रोज़ दुख झेलते थे। तो फ्रेंड्स, क्या विचार है आपको इस स्टोरी को लेकर के? आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जबकि उनके माता पिता उनकी जीवन भर जो है उनकी सेवा करते हैं। तो आपका जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगली अच्छी सी स्टोरी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।